तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाने वाली प्री परीक्षा यानी कि पेट का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है फाइनली 2 सालों के बाद। कुछ लोगों को इसका काफ़ी इंतजार था। वैसे इसका इंतजार उन्हीं बच्चों को रहता है जो पिछले जिनका पिछला एग्जाम अच्छा नहीं गया रहता और जो नया फॉर्म फिल करने वाला रहते हैं। और बच्चों के अलावा इस पेपर का बेसब्री से इंतजार कोचिंग वालों को रहता है अपना दुकान चलाने के लिए, जिसके थ्रू अच्छा खासा बैच बेच के वो अपनी दुकान चलाते हैं। बाकी बच्चों को इसका उन्हीं बच्चों को इसका इंतजार रहता है जिनका पिछला पेपर अच्छा नहीं गया रहता है, या फिर जो नए बच्चे पहली बार भर रहे हैं उनको इंतजार रहता है। आप लोगों को पता होगा 2021 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसको प्रारंभ किया था। 2021, 22, 23 लगातार फॉर्म आए। 24 में नहीं आया, फाइनली अब जाके 25 में आया है। और 25 में इन्होंने कह दिया है कि अब हम 3 साल बाद, यानी कि एक बार आप एग्जाम दे देंगे 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा, यानी कि अगला अब 28 में आएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर इसको फिल कीजिए। इसके बेस पे काफ़ी सारे फॉर्म आते हैं। तो इसको कैसे फिल कर सकते हैं मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसके लिए क्या जानकारी, क्या क्या आपको चाहिए, क्या आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी सीएससी पे काम करता हूँ, यानी मैं फॉर्म भर फिल करना ही मेरा काम है। मैं काफ़ी दिनों से, लगभग 8-9 साल से मैं फॉर्म ही फिल कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपको साझा करने वाला हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप फॉर्म को खुद से अपने घर बैठे कैसे फिल कर सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसका नोटिफिकेशन है जो आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से भी जाके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, यानी कि 2/5 को इन्होंने बताया था कि हम निकालेंगे। और पंजीकरण स्टार्ट होना है 14 तारीख से। मैं आज 16 तारीख है, 16 तारीख मैं वैसे कल रात को भी ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं क्यों 30 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ और बना वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ फाइनली जाके। तो मेरा वो बेकार चला गया। आज मुझे फिर दूसरा फॉर्म मिला है रात में भरने के लिए, तो मैं उसको फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये 14/5/2025 से स्टार्ट हुआ है और 17/6/2025 तक इसकी लास्ट डेट है। और कोई अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे एडिट करने का आखिरी डेट 24/6/2025 तक है। आप 24/6/2025 तक इसको एडिट भी कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या जरूरत है इसको ऑनलाइन करने के लिए। देखिए, ऑनलाइन करने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास, आप कंपलसरी है कि आप हाई स्कूल पास होना चाहिए। बाकी आपके पास इंटर है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाई स्कूल पास हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल्स में। मैंने एक पीपीटी बनाया है। देखिए, आपको मिनिमम क्लास 10th हाई हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन एनी गिवन बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपके पास कोई एजुकेशन हो चाहे ना मत हो, ना हो चलेगा, लेकिन आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास इंटर है तो अच्छी बात है। और इसमें आयु सीमा देख लीजिए, आपकी जो एज है वो एज 1 जुलाई 2025 को ऐड की जाएगी। जो जुलाई 2025 तक आपकी एज 18 साल तक हो जानी चाहिए। और ये अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और और इसमें 40 साल से अगर आप अधिक हैं तो कुछ केसेस में इसमें छूट है। आप नोटिफिकेशन में उसे भी पढ़ सकते हैं कि आप किस केसेस में छूट ले सकते हैं। देखिए, आवश्यक दस्तावेज मैंने लिख दिया है। इसमें आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, फोटो और सिग्नेचर, बस इतना ही चीज़ चाहिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन, मतलब हाई स्कूल के बाद इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसकी भी मार्कशीट इसमें मतलब डिटेल्स लगेंगे। मार्कशीट तो किसी चीज़ की अपलोड नहीं करनी है, बस डिटेल्स लगेंगे तो उसको आप फिल करना होगा। बाकी अगर आपने हाई स्कूल पास किया सिर्फ तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, ये सब ये जरूरी है ऊपर वाले, लेकिन ये जो नीचे वाला है ये हाई स्कूल, ये 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है तो उसको फिल कीजिए। अन्यथा नहीं है तो आप सिर्फ हाई स्कूल के बेस पे ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे आते हैं। देखिए, ये उसके बाद आपका जो फोटो होगा, फोटो और सिग्नेचर, उसका डिटेल्स लिखा हुआ है कि आप फोटो किस प्रकार का होना चाहिए। 6 महीने पुराना का फोटो मांगा है। अक्सर तो वैसे देखेंगे 2 महीने 3 महीने का मांगता है, इसमें 6 महीने का मांगा है। तो आपके पास अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक फोटो अलग से खींच लीजिए और उसको ही अपलोड करें। ज़्यादा पुराना फोटो अपलोड ना करें। लोग हमारे यहाँ आते हैं, कहते हैं भैया क्या हुआ, पुराना फोटो अपलोड कर दिए, उनको पता चल रहा है। भाई वैसा नहीं होता है। आप अपलोड कर लीजिए अच्छा खासा, फोटो की वजह से रिजेक्ट हो जाए फॉर्म आपकी, फिर 3 साल के लिए गए। इसलिए जरूरी है कि आप, अगर इन्होंने दिया है डिटेल्स तो आप उसके अनुसार फोटो खींच के लगा लें। तो ये फोटो की डिटेल्स है, आप इसको पढ़ के हिसाब से फोटो बना लीजिए और आइए देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करते हैं। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप गूगल में जाके यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी डॉट डाल के ये सर्च करेंगे तो भी ये आ जाएगा ये लिंक। या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे।
देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद लिए यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक को भर सकते हैं, 14/5/2025 से 17/6/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। फी डिपॉजिट की लास्ट डेट है 17/6/2025 को, फी डिपॉजिट की भी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन मॉडिफाई का डेट स्टार्ट होगा 14/5 से, और 24/6/2025 तक आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट जो था मैं आपको खोल के ये यहाँ से ये चीज़ खुल जाएगी, आप पूरा डिटेल्स यहाँ से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद आइए अप्लाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ से अप्लाई पे क्लिक किया, देखिए अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको लिख दिया कौन सा फॉर्म फिल करेंगे। अगर कई सारे फॉर्म आए रहते हैं तो ऐसे ही आपको सारे फॉर्म यहाँ पे शो करते हैं, आपको जो फिल करना रहता है वही चूज करना पड़ता है यहाँ से। अभी फिलहाल में यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी पेड का ही फॉर्म है, तो यहाँ पे पेड का ही शो कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखेंगे तो शो कर हाई स्कूल या अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता या हाई स्कूल, मतलब ये देखें मैंडेटरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। इंटरमीडिएट हुआ, बाकी आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब ऑप्शनल है, ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन हाई स्कूल आपके पास होना ही चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये यहाँ से हमने ये चीज़ें चेक की नहीं, देखिए एज भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप चीज़ें चेक करें। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक करते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट, ये मतलब ये कुछ जरूरी चीज़ें लिखी हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ये इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, वही चीज़ें यहाँ पे दी है कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बाकी चीज़ें जो लिखी हुई है इसको आई एक्सेप्ट मैंने कर लिया। उसके बाद देखें यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में पंजीकरण संख्या ज्ञात है। अगर आपको ज्ञात है तो आप यहाँ से यस कीजिए, अथवा नो नो करके आप पूरा डिटेल्स भरेंगे। अगर आपके पास ये है तो यस कीजिए, यस करेंगे प्रोसीड करेंगे तो आपसे पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। आपने 21 में 22 में 23 में कभी भी पेट का एग्जाम दिया है पीईटी का, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें आपके सारी डिटेल्स पीछे वाले डिटेल्स से उठा लेगा। अगर आपने दिया है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू फिल करूं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास नहीं है, आपके मेल आईडी में नहीं मिल रहा है, आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है उसकी, अगर आपने फॉर्म फिल किया, आपको पता है आपने फिल किया, आपने दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन आप जानना चाहते हो तो आसानी से जान सकते हैं। सिंपली सा देखिए इसी मेन वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे कैंडिडेट हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हैं कैंडिडेट हेल्प, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सारे के सारे आपने पेड के जितने भी फॉर्म दिए एग्जाम दिए रहेंगे, सारे के सारे रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल्स यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, सब कुछ मिल जाएगा। आपने कौन सा फॉर्म भरा था उसकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ढूंढ लीजिएगा। बाकी आगे आते हैं फॉर्म भरते हैं। वहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद क्या होगा, आपका डाटा पिछले वाले फॉर्म से आपका उठा लेगा, तो आपको ज़्यादा फिल नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप नई तरीके से फिल कर सकते हैं। हमने यस किया था तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा था, फिलहाल में हम नो करके फिल करते हैं, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं प्रोसीड। देखिए यहाँ पे नाम मांग रहा है, और मैं आपको बता दूं इस फॉर्म में जितने भी नाम्स मैं या जो चीज़ भी भरूंगा वो सब काल्पनिक रहेंगे। किसी का नाम नहीं या किसी बच्चे का मैं डाटा नहीं उठा के दिखाऊंगा आपको। बस मैं आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में बस फिल करके दिखा दूंगा, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार अगर मैंने सही चीज़ें दिखाई तो यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है, उस पर स्ट्राइक लगा देता है। फिलहाल में सारी चीज़ें काल्पनिक रहेंगी, इसका वास्तविक किसी भी डाटा से मैच नहीं करेगा ये। तो आइए भरते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा नाम जो भी है वो फिल कर देंगे। यहाँ पे उसके पिताजी का नाम जो भी है, उसके बाद उसकी माता का नाम। उसके बाद देखें यहाँ पे ये पूछ रहा है डोमिसाइल आप उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस, अन्यथा नो। नो करेंगे तो आपसे पूछेगा आप किस स्टेट के निवासी हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप इसे क्लियरफुली भरिए। यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे होम स्टेट आपसे पूछ रहा है, आपका जो भी होम स्टेट है आप उसे चूज कर लीजिए। उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट को चूज करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, देखिए इसमें बाकी चीज़ें नहीं मांगा, इसमें आपको कैटेगरीज भी सिर्फ जनरल ही देगा, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो सिर्फ जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी की जो भी कैटेगरी एस सी एस टी ओबीसी की जो छोटे होती हैं वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप अदर स्टेट के हैं। बस आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टेट के रहेंगे तो आपसे आपको काफ़ी सारी छूटें मिलती हैं, जैसे आप यस किए हैं। जैसे ही यस करके इसको ओके करेंगे तो आपको देखिए फ्रीडम फाइटर, बाकी ये जो एक सर्विस मैन का होता है, फिजिकल कैंडिडेट जो फिजिकल जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए जो होता है छूट वो मिलेगा, और स्पोर्ट पर्सन के लिए जो छूटें होती हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों को। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रीडम फाइटर यस करेंगे,
तो इसमें तो कुछ नहीं मांगता है। बाकी अगर इसमें आप यस करते हैं, आई एम एक सर्विसमैन, तो इसमें आपको पूरी डिटेल्स भरनी पड़ती है आपकी सर्विस की। यहाँ पे सर्विस ड्यूरेशन, यहाँ पे आपका रिटायरमेंट के डेट्स सब फिल करनी पड़ती है। तो अगर आप हैं तो यस कीजिए, बाकी डिटेल्स उसका फिल कीजिए। अगर आप कोई आपको दिक्कत है, आपके पास कोई है फिजिकल चैलेंज, तो उसके लिए आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद आप जिसमें भी हैं उसको, जैसे आपको डू यू हैव विजन रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर वो विजन रिलेटेड है तो यहाँ पे यस करके उसका डिटेल दीजिए। यहाँ पे अगर और कोई हियरिंग प्रॉब्लम है तो यस कीजिए, वहाँ पे आपसे पूछेगा। यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम है, लोकोमोटिव वाला पैर से दिक्कत है, तो वो सब आप यहाँ से फिल करके डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं बड़ी आसानी से। जो चीज़ भी यस करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। फिलहाल में हम इसको उत्तर प्रदेश यस को इसको नो करके फिर से हम आसानी से इसको फिर से गायब कर देते हैं। यहाँ से यस किया, ये नो, नो। आइए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आर यू स्किल प्लेयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आपका ये भी नो है, हटाइए इसको। और अगर आपके पास मल्टीपल डिसेबल हैं तो यहाँ से आप इसको यस करके मल्टीपल डिसेबल के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको होम स्टेट आपको उसके बाद चूज करना है। आपने होम स्टेट चूज कर लिया, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज किया, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपकी कैटेगरी, कैटेगरी ओबी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप हैं उसको चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं ओबीसी चूज कर लेता हूँ। देखिए आपके ने जो भी कैटेगरी चूज किया, होम स्टेट चूज किया, तो उसके उसका आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। जैसे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और देखिए अगर आप ओबीसी चूज कर रहे हैं, आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र किस लिए? आय प्रमाण पत्र इसलिए होता है क्योंकि ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख से कम के आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए, तभी हम नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अन्यथा आपको ये ओबीसी में ओबीसी का छूट नहीं मिलने वाला है। आप ओबीसी कास्ट के भी रहेंगे तो जनरल में आपको फाइट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल चूज करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ईडब्ल्यूएस का। अगर आप ईडब्ल्यूएस चूज करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे उसमें आपको यहाँ पे लिखा रहता है कि 8 लाख से कम आपकी सैलरी होनी चाहिए। आपके पिता की जो भी जिसके भी थ्रू बनता है, 8 लाख से कम के थ्रू ही बनता है ईडब्ल्यूएस। तो वो आपके पास होनी चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस चूज करते हैं। यहाँ से फिलहाल मैं नो करता हूँ। मैं जनरल को ओबीसी में कर देता हूँ। देखिए मैं इसमें कहीं भी डिटेल्स तो नहीं मांगना है, ना आय का, ना जाति का, निवास का। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस हिसाब से अपना आय, जाति, और अगर आप ओबीसी या या जनरल से आते हैं तो अपना आय भी बना के रख लीजिए। बाकी जाति या निवास तो मतलब जनरल वालों को जाति की जरूरत होती नहीं है। निवास और अपना आय बना के रख लें अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो। बाकी अगर एससी ओबीसी हैं तो अपने तीनों डॉक्यूमेंट्स बना के रख लें इस फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि कभी भी मांग सकता है सिर्फ फॉर्म भरने के पहले का। यहाँ पे आते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ 2008 तक दे दिया है। 2009 के फॉर्म या फिर 2008 के बाद के जो बच्चे जुलाई अगस्त सितंबर जो चूज करेंगे उसमें वो भी नहीं फिल कर सकते हैं। तो 2008 के अगर हमने अगस्त चूज कर लिया तो ये गलत है, आगे नहीं आएगा। हम 2007 ही चूज कर लेते हैं। उसके बाद जेंडर अपना चूज कर लेते हैं, जो भी जेंडर आप मेल है मेल, फीमेल है फीमेल। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर भी रैंडम रहेगा, ये किसी का डाटा मैच नहीं करेगा। हमने मोबाइल नंबर फिल कर दिया, और ईमेल आईडी भी रैंडमली, कि जो ईमेल आईडी फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिड हैं तो मैरिड, नॉन मैरिड है ना, नो कीजिए। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट ही फॉर्म फिल करते हैं इसलिए नो ही होता है। अगर आप मैरिड हैं किसी भी केसेस में तो मैरिड में एस क्लिक कीजिए। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी कोई भी जॉब करते हैं तो एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय आप उत्तर प्रदेश चूज करके उसकी डिटेल्स भरिए। अगर आप नहीं है तो नॉट एन एम्प्लॉय में आप उत्तर प्रदेश आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, पहला वाला ऑप्शन। उसके बाद एज रिलेक्शन, अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो आप एज रिलेक्शन में यस करेंगे। उसके बाद उसकी डिटेल्स देंगे कि आप कौन किस प्रकार की एज रिलेक्शन चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दे गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, किस वजह से आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं, वो आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। वैसे सारे लोग, ज़्यादातर बच्चे 40 साल से कम उम्र के ही होते हैं। बहुत कम केसेस में 40 साल से ऊपर वाले होते हैं, इसलिए वहाँ पे ये नो ही रहेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एजुकेशन डिटेल, बेसिस एकेडमी। देखिए हाई स्कूल का डिटेल्स, अगर आप जिस बोर्ड से हैं यहाँ पे देखिए बोर्ड चूज करना रहता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले जो हमारे यहाँ होते हैं, जैसे मैं आपको मार्कशीट दिखा देता हूँ।
देखिए, उत्तर प्रदेश की मार्कशीट यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो इसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, बोर्ड का नाम। आप अगर अदर बोर्ड से हैं तो जो इस भी बोर्ड से हैं उस बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड का नाम चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन चूज कर लिया। अगर आप सीबीएसई आईसीएसई जिस भी बोर्ड से हैं उस बोर्ड को चूज कीजिए। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, अब जिस भी ईयर के पास आउट हैं वो चूज कीजिए हाई स्कूल में। और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है, रोल नंबर आप फिल कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, अगर परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, आपसे यहाँ पे परसेंटेज लिखने के लिए कहता है। तो ग्रेड को जो भी फार्मूला आपके मार्कशीट पे, ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फार्मूला आपके मार्कशीट पे लिखा रहता है, उसके थ्रू आप परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज पे क्लिक कीजिए। आप टोटल मार्क्स जो है वहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मार्कशीट ये होती है हाई स्कूल की मार्कशीट पे, वैसे उत्तर प्रदेश वाले में टोटल मार्क्स नहीं लिखा रहता है, आपको ऐड करना रहता है। ये जो योग है इसको आपको टोटल इसको ऐड करना पड़ता है। और यहाँ पे ये देखिए 6 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर के, 100 नंबर के हैं, तो टोटल 600 हुए। 600 में आउट ऑफ कितना आपने पाया है, तो ये यहाँ से आप टोटल इसको ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आपने 600 में, आउट ऑफ 600 में कितना आपका मार्क्स आया है। तो वो यहाँ पे फिल करना रहता है कितना आया है आपका मार्क्स। मान लीजिए 420 इन 600, तो वो आपको फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, इंटरमीडिएट पास आउट है तो इसको यस कीजिए, अन्यथा आपको कोई जरूरत नहीं इसको फिल करने की, आप हाई स्कूल बेस पे ही भर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो, लेकिन अगर आप पास हैं तो उसको जरूर से जरूर डिटेल्स का फिल कीजिए, क्योंकि उसी के बेस पे, इसी के बेस पे अब जब आप भी आप फॉर्म फिल करेंगे कोई भी, जो भी उत्तर प्रदेश ये उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी फॉर्म आएगा वो सारे के सारे इसी के बेस पे फॉर्म फिल होंगे। तो ध्यान पूर्वक भरिएगा, सारी जानकारी सही से भरिएगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको जरूर से इसमें दीजिएगा। जैसे इंटरमीडिएट का डिटेल्स मांगा है तो इंटरमीडिएट डिटेल्स सेम इसी प्रकार आप भर देंगे। इसमें हाई, इसमें उसका बोर्ड का नाम, वही सेम ईयर ऑफ पासिंग, वो अगर आप नहीं पास आउट है तो इसको कट करिए। और यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स मांगा है, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए। उसके बाद बोर्ड का नाम चूज कीजिए। जैसे हमारे यहाँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हम लोग जब पढ़ते थे तो आता था, अभी महाराजा सुहेलदेव हो गया है, तो महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप जिस ईयर में पास किया है वो आप यहाँ पे चूज कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं तो कहूँगा आपके पास अगर रोल नंबर का ऑप्शन दिया तो आप रोल नंबर फिल कर दीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रेजुएशन के मार्कशीट में बहुत कंफ्यूजन होता है। उसके बाद देखिए डेटा ऑफ इशू, डेटा ऑफ इशू आपको कहाँ मिलेगा, देखिए हर मार्कशीट पे नीचे आपको डेटा ऑफ इशू यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 9 जून 2017 लिखा हुआ है, ये आपका मार्कशीट इशू डेट है, वही यहाँ पे फिल करना रहता है आपको। ये तो मैं आपको हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा रहा हूँ, इस तरह ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे भी लिखा रहता है, तो आपको वहां से उठा के उसको फिल करना होगा। देखिए उसको फिल करने के बाद यहाँ पे फिर से वही परसेंटेज सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम मांगा है। तो आप जिस जो भी है परसेंटेज है परसेंटेज, ग्रेड है तो ग्रेड, ग्रेड में उसको ग्रेड में चूज करेंगे तो वही आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना होगा। उसके बाद इसको हमारे पास नहीं है तो हम इसको नो कर देते हैं। और आगे फिर ये देखिए कैप्चा लिखा हुआ, कैप्चा कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिख के, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, तो उसको फिल करते हैं। उसके बाद देखिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए ओके करेंगे। ये सब ऐसा हो गया इसलिए इसको नो करना पड़ेगा। ये यस हो गया था, इसको नो करते हैं। नो। अब देखिए सबमिट करते हैं। ओके। स्किल प्लेयर भी एस हो गया था क्या, ये ये देखिए जो भी गलतियां आप जो भी छोड़ेंगे इसी प्रकार आपको नीचे लिख के आ जाएगा कि आपने ये गलती किया है, इसको सुधारिए। तो मैंने जो किया था उसको सुधार दिया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैं एज कम डाला था इसलिए यहाँ पे एक मैसेज आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ड्यू टू द एज वैलिडेशन, एज शुड बी मोर देन 18 अप टू द मैक्सिमम एज 14। तो ये मैंने एज, अभी आप देख सकते हैं मैंने एज कितना डाला था, डेट ऑफ बर्थ मैंने ऐसे रैंडमली 2007 डाला था, 7 अगस्त 2007। 7 अगस्त 2007 के हिसाब से मेरा अभी तक 18 साल नहीं हुआ। इसको अगर अगस्त को मैं जून कर दूं तो हो जाएगा 18 साल। तो अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। एच, देखिए फिर से मैं कैप्चा फिल किया।
उसके बाद फिर से मैं इसको सबमिट करता हूँ। ओके, देखिए अब हो गया। अगर आपकी एज 18 साल कंप्लीट नहीं हुई रहेगी तो आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि आपकी एज जो है 1 जुलाई 2007 से ज़्यादा नहीं, मतलब से छोटी नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2007 के बाद के आप नहीं होना चाहिए। उसके पहले के रहेंगे तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मैं इसीलिए ज़्यादा एज करके आपको दिखाया था। उसके बाद ये फॉर्म आपका रहा, इस फॉर्म को आप एक बार अच्छे से मैच कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ कि पूरा पूरा कुछ गलती नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए आपको इसको बहुत केयरफुली फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो भी फॉर्म इसके बाद इसके थ्रू भरे जाएंगे, आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए आपके जो भी मार्क्स आए, अगर उस मार्क्स के थ्रू आप आपका मार्क्स उस एग्जाम को देने के लिए है, तो फिर सारा डिटेल्स इसी के रजिस्ट्रेशन नंबर से फिल कर लिया जाता है। बस आपको फीस पेमेंट करनी रहती है, 25 रुपये, जो भी 25 रुपये 50 रुपये जो भी लेता है गवर्नमेंट, बस वही आपको पे करनी रहती है। बाकी आपको कुछ नहीं करना रहता है, बाकी डिटेल्स सब सारा यहीं से उठा लेता है। इसलिए इसको ध्यान से फिल कीजिएगा, सारी डिटेल्स आप मैच कर लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से है ना। मैच करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया फोटो सिग्नेचर पे, कुछ नहीं करना था, फॉर्म फिल हो गया, उसके जो डिटेल्स दिए थे यहाँ पे फोटो सिग्नेचर मारना है। फोटो सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप विड्थ देख सकते हैं 3.5 एंड 4.5। और फोटो में मैंने आपको बताया था फोटो कैसा होना चाहिए, फोटो एकदम क्लियर आपका होना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, दोनों शोल्डर दिखने चाहिए, दोनों शोल्डर दोनों कान। फोटो देखिए सही खींचने का यही तरीका होता है कि आपके दोनों कान दोनों शोल्डर सीधे-सीधे दिखने चाहिए। उसके बाद आपका पूरा फेस अच्छे से, मतलब जैसे अगर दोनों कान आपके दिख रहे हैं तो आपका फेस पूरा अच्छे से दिखेगा ही। शोल्डर दिख रहे हैं तो आपकी बॉडी एकदम सीधी रहेगी। और उसके बाद अगर चश्मा लगाते हैं तो आँख आपका विजिबल होना चाहिए, चश्मा कलरफुल नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। फोटो की साइज़ यहाँ पे लिखी है, विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, और ये देखिए हाइट लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर में फोटो आपको कट कर लेना है। जैसा कि मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। सेलेक्ट अ फोटो, ब्राउज़, ये देखिए फोटो है, मैं चूज़ कर लिया। उसके बाद इसको मैं इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव फोटो डाटा, देखिए ये फोटो हो गया। और सिग्नेचर, सिग्नेचर में देखिए क्या करना था, आप इंग्लिश हिंदी जैसे भी सिग्नेचर करते हैं वैसे इंग्लिश में सिग्नेचर कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको पूरा नाम आपका लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये सिग्नेचर करके सिंपल में दिखाया है। तो ऊपर आपका सिग्नेचर, नीचे आपका हिंदी में पूरा नाम, आपका जो भी नाम है, जैसे मैंने आकाश गुप्ता के नाम से भरा था आकाश गुप्ता, ऊपर आकाश गुप्ता का सिग्नेचर, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी करते हो सिग्नेचर ऊपर, उसके नीचे हिंदी में पूरा नाम, नाम हिंदी में ही लिखना है, सिग्नेचर आप जैसे भी करते हो। उसके बाद यहाँ पे आइए, सेलेक्ट सिग्नेचर, ब्राउज, और यहाँ पे उसकी साइज भी लिखी हुई है, वो साइज का ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 20 से, जैसे देखिए ये जो फोटो है, फोटो की साइज 50 KB से लेकर 100 KB के बीच होनी चाहिए। और जो ये सिग्नेचर है इसका साइज 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे फोटोज का साइज क्या था। ये देखिए मेरे सिग्नेचर का साइज 29.1 KB था, फिर भी ले लिया है, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लेता नहीं है। 30 KB से ऊपर ही नहीं है। ये देखिए मेरे फोटो का साइज 68 KB का है, इसलिए ले लिया क्योंकि 50 KB से ऊपर मांगा था, वो 30 KB से ऊपर मांगा था, लगभग 30 KB का ये मेरा सिग्नेचर था, तो इसने ले लिया है। अगर देखिए उठा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका क्लियर होना चाहिए सिग्नेचर फोटो, जो भी है उठा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, साइज का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आपका जो ये है, क्लियर होना चाहिए सिग्नेचर, क्लियर होना चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए, उस केसेस में भी उठा लेता है। रेलवेज में नहीं उठाता था, बाकी इसमें तो उठा लेता है। बाकी ये बैकग्राउंड का ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड वाइट ही हो, ब्लू ब्लैक पेन जो भी लिखा हो उसका ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, इसको हम चेक किए हैं। उसके बाद फिर से हम एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे, जो भी हमारा नाम है, पिता का नाम है, जो भी है सब है, अच्छे से मैच कर लेंगे, कोई भी गलती ना हो। ये गलती होने के चांसेस, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, तो गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, कई बार दिए रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिया है, क्वालिफाई क्वालिफिकेशन नेम सर्वेंट, अगर आपने आर्मी में 2 सालों के लिए किया है तो एस कीजिए। और आपके पास अगर वो एनसीसी का है, एनसीसी का डॉक्यूमेंट है, एनसीसी कर रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस आ गया, तो अपना एड्रेस फिट किया, देखिए केयर आप लिखना है, केयर आप में आप अपना लिख लीजिए, मैंने क्या नाम दिया था पिता का, यहाँ पे हाँ, ये देखिए आपका पिता का नाम, आपके आधार कार्ड पे जो पीछे लिखा रहता है केयर आप करके, मतलब केयर आप, या फिर डॉटर आप, सन ऑफ लिखा रहता है ना, वो आपको यहाँ पे फिल करना है।
क्लियर आपका मतलब वही होता है। और कभी कभी जो लड़कियां शादीशुदा होती हैं उनके हस्बैंड का नाम लिखा रह जाता है वाइफ ऑफ करके, तो वो चीज़ यहाँ पे फिल करना है, तो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। जैसे उसके बाद यहाँ पे हाउस, ये देखिए परमानेंट एड्रेस है। एक करस्पॉन्डिंग एड्रेस, आप जहाँ रह रहे हैं ये आपका जो परमानेंट गांव घर को रहता है। गांव के कोई जाके कहीं और जाके बस गया रहता है तो ये गांव का एड्रेस, ये आपका जो करेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना रहता है। यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये विलेज लिखा हुआ है, हमको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। सिटी आजमगढ़, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, और ये पिन कोड हमने फिल कर दिया। एक पिन कोड फिल करना, ये देखिए हमारा सेम है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस हमारा सेम टू सेम है, तो यहाँ पे सेम का ऑप्शन दिया है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा दोनों चीज़ फिल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ आते हैं नीचे, इसको क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू में एस का ऑप्शन आएगा, आपको यस ही करना, बिना नो नो करेंगे तो आगे फॉर्म नहीं फिल होगा यहाँ पे। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से ये फॉर्म आ गया, इसको आप एक बार फिर से मैच कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, कोई गलती नहीं है ना, एक बार कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे हमने एड्रेस नया नया भरा है, उसको मैच कर लीजिए, सब कुछ बाकी वही चीज़ें हैं। मैच करने के बाद वापस को आइए, कैप्चा फिल कीजिए। देखिए इतना बार वेरीफाई करा दे रहा है कि आपकी गलती होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी गलती है तो उसके लिए भी मौका दिया है इसने कि आप एडिट कर सकते हैं 14 से लेके 24 के बीच में, जो भी है डेट। उसके बाद ओके कर लेते हैं। ये देखिए उसके बाद आ गया यहाँ पे फी पेमेंट करने के लिए। ये फी पेमेंट करने का क्या ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक हियर टू पे रिक्वायर फीस पे क्लिक करते हैं। 185 देखिए हर जो कैटेगरी के अनुसार फीस है, मैं आपको दिखा देता हूँ फीस कितनी कितनी है, अलग अलग कैटेगरीज की फीस अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है फीस कितने कितने। जैसे देखिए अनारक्षित जो सामान्य वर्ग वाले हैं ये वाला देखिए, बाकी ये चीज़ें तो हमसे लेगा ही, ये हमको देखने की जरूरत नहीं है। अनारक्षित सामान्य के लिए 185, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 95, दिव्यांग जन के लिए 25 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो हमारा ओबीसी कास्ट वाला हमने फिल किया था, तो इसलिए हमसे यहाँ पे 185 रुपये मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे का मतलब ये नहीं है कि मतलब एसबीआई का यहाँ पे दे रखा है कि एसबीआई के थ्रू ही हम पेमेंट कर सकते हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग या जो कुछ भी एसबीआई के कार्ड से। एसबीआई सिर्फ बीच का ब्रोकर है, बाकी आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। एसबीआई इसमें बीच का ब्रोकर है, पैसे का आदान प्रदान कराने के लिए हमारे बीच का, हमारे और ये जो सरकार है उसके बीच का एक ब्रोकर है और कुछ नहीं है। बाकी आप किसी भी बैंक के थ्रू कर सकते हैं, आपका जो भी बैंक का एटीएम है, यूपीआई जैसे भी यूज करते हैं आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका डिटेल्स है, आप अपने डिटेल्स को मैच कर लीजिए। और एक बार मैं फिर से कहता हूँ, इसमें जितने भी डाटा मैंने दिखाए हैं सारे के सारे, कोई भी डाटा किसी भी स्टूडेंट से मैच नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये पेमेंट पूरा पूरा तक करने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक फॉर्म फिल करूंगा, उसका पेमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा। पेमेंट करने के बाद जो फॉर्म आता है वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए ये प्रोसीड पे क्लिक किया हमने। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पेमेंट के कई सारे ऑप्शन आ गए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल कार्ड, एसबीआई करस्पॉन्डिंग क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, एसबीआई ब्रांच पेमेंट। आजकल सबसे इजी हो गया है यूपीआई पेमेंट। यूपीआई पे क्लिक करते हैं, उसके बाद देखें इंटर यूपीआई आईडी। देखिए यूपीआई आईडी से करने के लिए सबसे ज्यादा यूपीआई आईडी का भी यूज किया जाता है। अगर आपको किसी और से पेमेंट करवाना है ऑनलाइन वाला तो यूपीआई आईडी डाल के उनकी यूपीआई आईडी डाल दीजिए, उसको वैलिडेट करिएगा, उनका नाम दिखा देगा, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। या फिर यूपीआई क्यूआर कोड सबसे इजी आजकल है, यूपीआई पे क्लिक कीजिए, क्यूआर कोड आएगा, इस क्यूआर कोड को अपने फोन पे, गूगल पे, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपका फॉर्म फिल हो गया, डिटेल्स आ गया। मैं आपको आगे दूसरे फॉर्म में दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। बाकी ये जितने फॉर्म थे समझ लीजिए एक मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल किया था, और जितने भी डाटा उसमें थे किसी के डाटा से मैच नहीं करते हुए थे, इसलिए मैंने आपको बस दिखाने के लिए पर्पज से उसको मैंने दिखाया था। बाकी मैं आपको आगे नेक्स्ट फॉर्म फिल करूंगा, उसमें पेमेंट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा क्यूआर कोड है, इस पे अब हम क्लिक करेंगे। ये सिंपली से अपना फ़ोन उठाएंगे, अपने स्कैनर से, जिससे हम फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी दुकान पे, शॉप पे पेमेंट करते हैं, उसी के थ्रू इसको स्कैन करके यहाँ पे स्कैन करने के बाद आपको टोटल पेमेंट आ जाएगा 185 रुपीज़ का। 185 रुपीज़ का आ गया मेरे में, उसको मैं पेमेंट करता हूँ अपने यूपीआई से। देखिए पेमेंट जैसे ही फ़ोन में कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपका स्क्रीन देखिए, यहाँ प्लीज़ वेट लिख रहा है। थोड़ा सा कभी कभी समय लेता है, कभी कभी तुरंत हट जाता है, तो जो फॉर्म आएगा दिख जाएगा। देखिए थोड़ा सा कुछ समय ले रहा है, हालांकि पेमेंट देखिए मेरे यहाँ से हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, पेमेंट यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ये डिटेल्स आपको शो कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन पे, इस पे क्लिक करेंगे, और अपना यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा आपका ये रजिस्ट्रेशन, अपलोड फोटो या फाइल, रिमेम्बरिंग डिटेल्स और फ्री डिपॉजिट फाइनल सबमिटेड और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये इतना सारा का सारा आ गया। यहाँ पे प्रिंट का ये बटन दिया है,
ये इस पे आप क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, ये कभी कभी ये होता है, मान लीजिए बीच में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, एक स्टेप दो स्टेप बढ़ा दिया, उसके बाद आप फॉर्म को रोक दिए कहें हम बाद में फिल करेंगे। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके मोबाइल नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चला गया रहता है, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लीजिए, आप फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया रहता है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका चला गया रहता है, आप वहाँ से उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिल रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के नीचे आप देख रहे हैं फोटो विद सिग्नेचर अपलोड। आपने एक स्टेप कर लिया है, उसके बाद फोटो वाले पे जाकर रुक गए हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। रिमेम्बिंग डिटेल सबमिटेड, अगर आपका कोई भी डिटेल्स बचा है तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और एप्लीकेशन फी, अगर आपको अपने फी सिर्फ रोका है तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमेम्बिंग डिटेल्स पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यानी उत्तर प्रदेश, डोमिसाइल आपका पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, यस हैं जो हैं तो यस, नहीं है तो नो। बाकी अदर स्टेट के तो अदर स्टेट का नाम डाल के फिर उसके बाद कैटेगरी और ये कैप्चा डाल के आप जब प्रोसीड करेंगे तो आपको वहां पे लेके चला जाएगा, आपको जहाँ पे फॉर्म छूटा था आपका कंप्लीट होगा, दिखाएगा आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म, इनकम्प्लीट फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पूरे वीडियोस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी फॉर्म को फिल करने में, या इस फॉर्म को फिल करने में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हो सकता है आपका इंस्टेंट रिप्लाई मिले, मैं कोशिश करूँगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई बनेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।